हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की विस्टास बुक का चैप्टर 1 द थर्ड लेवल का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। द स्टोरी हैज बीन रिटन बाय जैक फिने। नाउ बिफोर कंटिन्यूइंग द स्टोरी फर्दर, लेट्स हैव अ ब्रीफ रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव read in द फर्स्ट पार्ट। हमारे जो मेन कैरेक्टर है चार्ली, वो हमें बताते हैं कि उन्हें एक ऐसा फीलिंग होता है, उनकी एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट होती है, यानी कि जो वो सपना देखते हैं वो उन्हें लगता है कि सच हो गया है। वो सपना क्या है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है न्यूयॉर्क में, उसका एक थर्ड लेवल भी एग्जिस्ट करता है। जब वो ये बात अपनी साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के साथ डिस्कस करते हैं तो उनका फ्रेंड कहता है कि ये शो करता है कि वो अनहैप्पी हैं और ये वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। उनका एक सपना है जो पूरा हो रहा है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो सच्चाई में पूरा हो रहा है, बिकॉज वो अपनी रियलिटी से भागना चाहते हैं, एस्केप करना चाहते हैं, बिकॉज रियलिटी इतनी अच्छी नहीं है, दुख भरी है, स्ट्रेस है जिंदगी का। इसी वजह से वो एस्केप करना चाहते हैं। फिर नरेटर बताते हैं कि उनकी एक और हॉबी है स्टैम्प कलेक्शन की। जब वो करते हैं तब भी उन्हें टेम्पररी यानी कि कुछ वक्त के लिए अपनी लाइफ की जो सैडनेस है, अनहैप्पीनेस है, उससे रिफ्यूज मिल जाता है, वो उससे एस्केप कर जाते हैं। फिर फर्दर वो हमें डिटेल में बताते हैं कि कैसे वो इंसिडेंट हुआ जब उन्हें थर्ड लेवल मिला था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। तो बताते हैं कि वो काम पर लेट हो गए थे और जल्दी घर पहुंचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो सबवे लेंगे। वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर घुसे और फर्स्ट लेवल पर पहुंचे। फिर वो सेकंड लेवल पर गए। फिर वो एक ऐसे कॉरिडोर में घुस गए जो कि लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा था और धीरे धीरे नीचे जा रहा था। फाइनली जब वो टनल खुला तो वो कहाँ पहुंच गए? थर्ड लेवल पर। दिखने में वो सेकंड लेवल जैसा ही था, पर जब उन्होंने ध्यान से देखा तो कमरे छोटे थे और जो ट्रेन के प्लेटफॉर्म्स थे वो भी कम थे, और जो टिकट सेंटर था, जो टिकट बूथ था, उसकी लुक्स भी ओल्ड फैशन थी और वो वुड का बना हुआ था। और फिर उन्होंने नोटिस किया कि वहां पे जो लाइट्स लगी हुई थी वो भी ओपन गैस फ्लेम वाली लाइट्स थी और वो फ्लिकर भी कर रही थी, तो वो चीज भी अनयूजुअल थी। अब हम आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। There were brass spittoons on the floor and across the station. A glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. Now what is a brass spittoon? यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में ये जो वेसल पड़ी हुई है फ्लोर पे, दिस इज अ spittoon. It is made of brass which is an alloy metal. Brass is a mixture of many metals. It is an alloy. स्पिटून इज सच काइंड ऑफ अ वेसल जिसमें लोग स्पिट करते हैं। तो ओल्डन टाइम्स में इनका बहुत चलन था। काफी सारी पब्लिक प्लेसेस में और लोगों के घरों में भी ऐसे अलग अलग स्पिटून्स पड़े होते थे जिनमें लोग स्पिट करते थे। तो ऐसा ही एक स्पिटून ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड फ्लोर पर भी पड़ा हुआ था। अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई। एक लाइट चमक रही थी और नरेटर की नजर उस पर पड़ी। वो लाइट कहां से आ रही थी? एक आदमी ने अपनी वेस्ट पॉकेट कौन सी होती है? आपकी वेस्ट यानी कि जो आपने इनर बनैन पहनी होती है उसमें जो पॉकेट है, वहां से उसने एक गोल्ड वॉच निकाली। He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. Snapped open means झटके से उसने अपनी वॉच का ढक्कन खोला और वॉच की तरफ देखा। Glance means to look at something. He wore a derby hat, a black four-button suit with tiny lapels, and he had a big black handlebar mustache. तो ये उस व्यक्ति की डिस्क्रिप्शन है जिसने अपने वॉच निकाली थी टाइम देखने के लिए। डर्बी हैट क्या है? ये जो आप शेप देख रहे हैं हैट की, इसे डर्बी हैट कहा जाता है। इसी तरह हैंडल बार मुस्टैश भी एक मूछों की शेप है। इस तरह की जो दरवाजे का हैंडल होता है, उस तरह की शेप की जो मूछें होती हैं उसे हैंडल बार मुस्टैश कहा जाता है। और व्हाट इज अ लेपल? ये जो कोट का फोल्ड होता है ना, इसे लेपल कहते हैं। तो टाइनी लेपल मीन्स कोट का जो फोल्ड है वो बहुत छोटा है, वो बहुत स्मॉल है, इसे टाइनी लेपल कहा गया है। तो इस व्यक्ति ने डर्बी शेप की हैट पहनी हुई थी, चार बटन वाला काले रंग का सूट पहना था जिसके लेपल्स बहुत छोटे थे। उसकी बहुत बड़ी बड़ी काले रंग की हैंडल बार शेप की मुस्टैशेस थी। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. फिर जब नरेटर ने देखा तो आसपास सभी लोग ओल्ड फैशन वे में तैयार थे, जैसे कि 1890 की जो डेकेड था तब लोग तैयार हुआ करते थे। तो यहां पर अब नरेटर के साथ क्या हो रहा है? टाइम ट्रैवल।
ही हैज गॉन इनटू द पास्ट। तो जब वो उस टनल में घुसे थे और टनल में से जब वो बाहर निकले तो वो पास्ट में पहुंच गए, 1890s में पहुंच गए। I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. वो कहते हैं कि आज से पहले मैंने कभी भी इतने सारे लोग नहीं देखे जिनने बियर्ड्स रखी हुई थी, साइड बर्न्स बनाए हुए थे और फैंसी मुस्टैशेस थी उनकी। बियर्ड्स आप समझते हैं, दाढ़ी। साइड बर्न क्या होती है, जिसे हम कलमे कहते हैं। आपके कान के पास के जो बाल हैं उन्हें लंबा लंबा ग्रो किया जाता है, ये भी ओल्ड फैशन हुआ करता था। और उनकी मुस्टैशेस भी बहुत ही अलग अलग फैंसी शेप्स की थी। A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high buttoned shoes. अब यहाँ पर राइटर एक वुमन की डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं। वो ट्रेन गेट से स्टेशन पर आई, यानी कि अभी अभी वो किसी ट्रेन से उतरकर स्टेशन में एंटर हुई थी। तो उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसने एक ऐसी ड्रेस पहनी हुई थी जिसकी स्लीव्स, जो बाहें हैं, उनकी शेप कैसी थी, लेग ऑफ मटन की, यानी कि जो मटन होता है उसकी जो टांग होती है उसकी टांग की शेप जैसी बाहों की शेप बनाई हुई है ड्रेस की, उसे कहते हैं लेग ऑफ मटन स्लीव्स, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। और उसने जो स्कर्ट पहनी हुई थी वो उसके शूज तक आ रही थी, और उसके शूज कैसे थे, हाई बटन्ड शूज, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये ड्राइंग देख लेंगे, उसका शू है और ये बहुत ही हाई है और इसमें यहां पर बटन भी लगा हुआ है और यहां तक उसकी स्कर्ट की हाइट आ रही थी। तो इस तरह की ड्रेस पहनी हुई थी इसने, ये भी ओल्ड फैशन ड्रेस है, 1890s में चलती थी। Back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small Currier and Ives locomotive with a funnel-shaped stack. अब उस वुमन के पीछे उन्होंने ट्रैक की तरफ देखा, रेलवे ट्रैक की तरफ। तो उन्होंने क्या देखा, एक लोकोमोटिव है। लोकोमोटिव क्या है, स्टीम इंजन। तो वो जिस ट्रेन से उतरी थी उसका जो इंजन है उसकी डिस्क्रिप्शन कैसी थी, इसका जो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसका नाम है करियर एंड आइव्स। और इसके ऊपर एक फनल शेप्ड स्टैक था। स्टैक क्या होता है, स्टैक इज अ चिमनी इन स्टीम इंजन्स। सो यू ऑल नो, ओल्डन टाइम्स में स्टीम इंजन्स यूज होते थे जो स्टीम पर चलते थे। और यहां पे आप देख रहे हैं ये जो फनल की शेप का चिमनी है इसे कहा गया है फनल शेप्ड स्टैक। तो ये जो लोकोमोटिव है, ये जो इंजन है, इसकी खासियत ये है कि ये स्टीम पर चलता था और इसका जो चिमनी था वो फनल की शेप में था। And then I knew. To make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. And then I knew. अब नरेटर को क्या चीज पता चल गई थी, यही कि वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में पहुंच गए हैं इन द 1890s। श्योर होने के लिए, अपने इस बात को कंफर्म करने के लिए वो एक न्यूज बॉय के पास गए। उसके पास न्यूज़पेपर्स का स्टैक था, न्यूज़पेपर्स का पाइल था, तो वो उसको देखने लग गए। वो क्या देखना चाहते थे, न्यूज़पेपर के ऊपर लिखी हुई डेट देखना चाहते थे अपने डाउट को कंफर्म करने के लिए। इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर इयर्स। तो कौन सा न्यूज़पेपर था, न्यूज़पेपर का नाम है द वर्ल्ड। और नरेटर कहते हैं कि अब तो बहुत सालों से द वर्ल्ड पब्लिश हुआ ही नहीं है। The lead story said something about President Cleveland. Now, Cleveland was a lawyer and politician, and he was the president of USA twice. तो वो दो बार president रहे थे USA के, from 1885 to 1889, and then from 1893 to 1897. तो दो बार प्रेसिडेंट क्लीवलैंड यूएसए के प्रेसिडेंट रहे थे। तो जो लीड स्टोरी थी द वर्ल्ड न्यूज़पेपर में वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में ही थी। तो हमारे नरेटर मोस्ट प्रोबेबली इन दो ड्यूरेशंस के बीच में ही कहीं पर पहुंच गए थे पास्ट में। I found that front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894. तो न्यूज़पेपर के ऊपर डेट क्या थी, जून 11, 1894। तो इस पर्टिकुलर डेट पर वो पहुंच गए थे। I turned toward the ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go.
अब नरेटर ने सोचा कि चलो मैं अपने और अपनी वाइफ के लिए टिकट्स ले लेता हूँ। हम यहाँ से यूएसए में किसी भी जगह के लिए टिकट्स ले सकते हैं और वहां ट्रैवल करके जा सकते हैं। In the year 1894, and I wanted two tickets to Galesburg, Illinois. इलिनॉय एक स्टेट का नाम है यूएसए में और वहां पर एक शहर है गेल्सबर्ग। तो हमारे राइटर 1894 में पहुंच गए थे पास्ट में और वो दो टिकट्स लेना चाहते थे फॉर गेल्सबर्ग, इलिनॉय। Have you ever been there? It's a wonderful town still, with big old frame houses, huge lawns, and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets. Tremendous means very huge. तो नरेटर कहते हैं हम सबको, रीडर्स को, कि क्या आप कभी गेल्सबर्ग गए हो? ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ पर छोटे छोटे ओल्ड फ्रेम वाले घर हैं, मींस ओल्ड फैशन हाउसेस हैं, बहुत बड़े बड़े लॉन्स हैं इन घरों के, और यहाँ पर बहुत ग्रीनरी है, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। वो पेड़ इतने घने हैं कि उनकी जो ब्रांचेस हैं वो ऐसे मिल जाती हैं और वो रूफ बना देती हैं। मींस अगर आप स्ट्रीट में चल रहे हो तो आपके ऊपर एक छत बन जाएगी इन पेड़ की ब्रांचेस के साथ। And in 1894, summer evenings were twice as long, and people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans with the fireflies all around in a peaceful world. Fireflies एक पर्टिकुलर टाइप के इंसेक्ट होते हैं जो रात के समय चमकते हैं, जैसे कि आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं। ये जो येलो कलर के इंसेक्ट्स हैं ये फायरफ्लाइज हैं। अब नरेटर फर्दर डिस्क्राइब कर रहे हैं 1894 में गेल्सबर्ग कैसा था। वो कहते हैं कि समर्स में जो इवनिंग्स थी वो बहुत लंबी हुआ करती थी, मींस लोग लेजर टाइम एंजॉय करते थे। तो लेजर टाइम में वो इवनिंग्स में क्या करते थे? सब बाहर आकर अपने लॉन्स में बैठ जाते थे। मेन सिगार स्मोक करते थे और आपस में बातें करते थे। विमेन पाम के पत्तों के बने हुए पंखों को झुलाकर हिलाकर हवा लेती थी और आसपास फायरफ्लाइज मंडराती थी और बहुत ही सुख चैन का माहौल था। कोई जल्दबाजी में नहीं था, कोई डर नहीं था, कोई वॉर नहीं थी, किसी तरह की कोई चिंता टेंशन नहीं थी, बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर था। To be back there with the First World War still 20 years off and World War II over 40 years in the future, I wanted two tickets for that. तो राइटर कहते हैं कि एक ऐसे टाइम में जाना जब कोई वॉर नहीं थी, उस टाइम के 20 साल के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई और 40 इयर्स के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, तो वो टाइम बहुत ही पीसफुल था। राइटर इन दो वॉर्स का जिक्र इसलिए कर रहे हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि 1894 में यूएसए बहुत ही पीसफुल जगह थी, इसी वजह से वो 1894 के गेल्सबर्ग में जाकर सुख शांति से रहना चाहते। The clerk figured the fare. He glanced at my fancy hatband, but he figured the fare and I had enough for two coach tickets one way. अब जो टिकट काउंटर पे टिकट सेलर था उसने हिसाब लगाया कि उन्हें कितना फेयर यानी कि कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा दो टिकट्स के लिए, और फिर उसने नरेटर की फैंसी हैट की तरफ भी देखा। जब उसने हिसाब लगाया तो राइटर के पास वन वे के लिए इनफ मनी थी, यानी कि उन्हें दो टिकट्स चाहिए थी वन वे यानी कि टू गेल्सबर्ग, नॉट रिटर्न टिकट, उतने पैसे थे उनके पास। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी। ही नॉडेड एट द बिल्स। स्टेयरिंग मीन्स घूरना और नॉडेड क्या है? ये सिर का एक्शन, जैसे यहाँ पे ये फिगर भी कर रहा है, सिर आगे की तरफ हिलाना या सिर को ऐसे साइडवेज हिलाना, कोई भी सिग्नल देने के लिए। जब नरेटर ने पैसे काउंट किए तो क्लार्क उन्हें घूर रहा था और फिर उसने नोट को देखकर अपने सिर को हिलाया। क्यों? क्योंकि करेंसी में कुछ प्रॉब्लम थी। That ain't money, mister, he said, and if you're trying to skin me, you won't get far away. And he glanced at the cash drawer beside him. Skin me means you are trying to punish me. या फिर हम ये भी कह सकते हैं ट्राइंग टू लूट हिम। तो जो टिकट सेलर है वो कहता है कि ये पैसे नहीं है, बिकॉज हमारे नरेटर के पास तो प्रेजेंट की करेंसी थी और अब वो पास्ट में पहुंच गए थे। पास्ट में ओल्डन टाइम्स में करेंसी अलग थी, इसलिए वो कहता है कि ये पैसे तो वैलिड नहीं है, ये करेंसी नहीं है, और अगर तुम मुझे लूटने की या मुझे पनिश करने की कोशिश कर रहे हो
तो तुम ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। और फिर उसने कैश ड्रॉअर की तरफ भी देखा। Of course, the money was old-style bills, half again as big as the money we use nowadays and different looking. तो नरेटर कहते हैं कि उस समय में जो मनी थी, जो नोट थे, वो अलग स्टाइल के थे। उनका साइज कैसा था? प्रेजेंट डे की करेंसी का हाफ साइज था उनका, और उनकी लुक्स भी अलग थी। I turned away and got out fast. There's nothing nice about jail even in 1894. तो फटाफट से हमारे नरेटर वहां से निकलकर चले गए। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो टिकट सेलर उन्हें जेल ना पहुंचा दे, पुलिस को ना बुला ले कि वो एक गलत टाइप की करेंसी लेकर घूम रहे हैं। एज मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग कि अगर आप जो प्रेवलेंट करेंसी है उसके अलावा कोई और मनी किसी को ऑफर करते हैं पेमेंट में, तो वो एक इलीगल बात है। एंड दैट वॉज दैट। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, आई सपोज। तो जिस तरह से एक टनल में से निकल के हमारे नरेटर वहां पहुंचे थे, उसी तरह वो उसी टनल में घुस के वापस चल पड़े। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ बैंक, नियरली ऑल वी हैड, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। अगले दिन लंच ब्रेक में हमारे नरेटर बैंक जाते हैं और बैंक में जितने भी पैसे थे $300 वो विड्रॉ करके ले आते हैं और ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीद लेते हैं। इस बात से उनके साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को बहुत टेंशन हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि पता नहीं नरेटर क्या कर रहा है। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। प्रीमियम मीन्स सॉर्ट ऑफ अ कमीशन। जब आप अपनी करेंसी को चेंज करवाएंगे, करेंसी को एक्सचेंज करेंगे इन रिटर्न फॉर ओल्ड करेंसी, तो आपको एक चार्ज पे करना पड़ेगा, प्रीमियम पे करना पड़ेगा उसके लिए। तो कहते हैं कि उन्होंने ओल्ड मनी खरीदी, किसी भी कॉइन डीलर से मिल जाती है और उसके लिए उन्हें प्रीमियम भी पे करना पड़ा। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, बट आई डिडंट केयर। एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1994। अब उन्होंने जब $300 एक्सचेंज किए तो उन्हें ओल्ड स्टाइल की कितनी करेंसी मिली? $200 से भी कम। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि 1894 में चीजें बहुत सस्ती थी। एक डजन 1 डजन एग्स 13 सेंट्स में आ जाते थे, जो कि बहुत ज्यादा चीप था, बहुत ज्यादा सस्ता था। इसलिए उन्हें कोई फिक्र नहीं थी। 200 से भी कम डॉलर्स जो उन्हें मिले थे वो भी उनके लिए बहुत थे। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफ्टन इनफ। अब ये बात बहुत अजीब है। नरेटर कहते हैं कि उस इंसिडेंट के बाद बहुत बार मैंने उसी कॉरिडोर को ढूंढा जिसमें से निकल के मैं उस दिन थर्ड लेवल पर पहुंचा था, लेकिन उन्हें वो कॉरिडोर दोबारा से मिला ही नहीं। लूजा वॉज प्रिटी वरिड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनीमोर, एंड आफ्टर अ व्हाइल आई स्टॉप्ड। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स। अब उनकी वाइफ भी बहुत चिंता में पड़ गई और उन्होंने उन्हें स्ट्रिक्टली कहा कि तुम थर्ड लेवल को नहीं ढूंढोगे। और फिर वो कहते हैं कि काफी देर के बाद मैं भी रुक गया और मैं वापस अपनी स्टैम्प्स पर चला गया। वापस से अपनी स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी को उन्होंने एक्सप्लोर किया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। अब यहाँ पर बोथ कौन है? नरेटर और उसकी वाइफ चार्ली और लुइजा दोनों हर हफ्ते, हर वीकेंड यानी कि सैटरडे संडे, हर वीकेंड को थर्ड लेवल ढूंढने के लिए सेंट्रल स्टेशन जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास एक प्रूफ है, एक एविडेंस है जो ये शो करता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर्ड। नरेटर का फ्रेंड सैम जो साइकियाट्रिस्ट था वो अचानक से गायब हो गया। Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's a city boy and I used to tell him about Galesburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place. किसी को नहीं पता था कि सैम कहाँ चला गया है, लेकिन हमारे नरेटर को शक था, क्योंकि जब वो सैम से मिलता था तो वो सैम को गेल्सबर्ग के बारे में बताता था कि मैं बचपन में गेल्सबर्ग में रहता था, मैं वहां पर स्कूल भी गया था। और सैम को सारी कहानियां सुन के गेल्सबर्ग बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। तो हमारे नरेटर को लग रहा है कि हो सकता है सैम गेल्सबर्ग गया हो। एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894। तो नरेटर कहते हैं कि हाँ, सैम वहीं पर है
और वो 1894 में है, यानी कि सैम भी टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चला गया है इन द ईयर 1894. Because one night, fussing with my stamp collection, I found, well, do you know what a first day cover is? Fussing means to be very busy with something. तो एक रात हमारे नरेटर बहुत ही बिजी थे अपनी स्टैम्प कलेक्शन के साथ और उस रात उन्हें क्या मिला? एक फर्स्ट डे कवर. फर्स्ट डे कवर मैं आप सबको पार्ट 1 में बता चुकी हूं क्या होता है, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं. फर्स्ट डे कवर एक एनवेलप होता है. किस तरह का एनवेलप? जिस दिन कोई स्टैंप रिलीज होती है, कोई नई स्टैंप रिलीज होती है, उसी डेट पर आप उस एनवेलप पर वो स्टैंप को पेस्ट करके उसे पोस्ट कर देते हैं और उस एनवेलप के ऊपर जो स्टैंप का डेट है, पोस्टल स्टैंप का डेट, वो और स्टैंप के रिलीज का डेट सेम होता है. तो इस एनवेलप को कहते हैं फर्स्ट डे कवर, यानी कि स्टैंप के रिलीज के फर्स्ट डे पर ही इसे पोस्ट कर दिया गया था. So this envelope is a first day cover. When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the date. So this is what I just told you. What is a first day cover? जिस दिन कोई नई स्टैंप इशू होती है, स्टैंप कलेक्टर्स क्या करते हैं? वो थोड़ी सी स्टैंप्स खरीदते हैं, एक एनवेलप पर उस स्टैंप को पेस्ट करके अपने आप को ही पोस्ट कर देते हैं और जो पोस्ट मार्क है उसका डेट वही होता है जो डेट पर वो स्टैंप रिलीज हुई है और इसे कहते हैं फर्स्ट डे कवर. इसे स्टैंप कलेक्टर्स कलेक्ट करते हैं. The envelope is called a first day cover. They're never opened. You just put blank paper in the envelope. अब इन फर्स्ट डे कवर्स को खोला भी नहीं जाता क्योंकि इसके अंदर एक खाली कागज होता है. एम लेटर भेजने का नहीं है, एम है एक ऐसा एनवेलप बनाने का जिसके ऊपर जो पोस्ट मार्क है उसका डेट और स्टैंप का रिलीज का डेट सेम हो. ठीक है, तो इस एनवेलप को खोलने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती और इसके अंदर कोई लेटर नहीं होती, खाली कागज होता है. That night, among my oldest first day covers, I found one that shouldn't have been there, but there it was. तो उस रात जब हमारे नरेटर अपनी स्टैंप कलेक्शन के साथ बहुत बिजी थे तो उन्हें क्या मिला? एक फर्स्ट डे कवर मिला. वो कहते हैं कि वो वहां पर नहीं होना चाहिए था पर वो था. किस तरह का फर्स्ट डे कवर था? इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग. दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड. तो उस एनवेलप के ऊपर जो एड्रेस था वो था नरेटर के ग्रैंडफादर का. तो किसी ने ये एनवेलप उनके ग्रैंडफादर को भेजा था जब वो गेल्सबर्ग में रहते थे. And it had been there since July 18, 1894. The postmark showed that, yet I didn't remember it at all. अब वो कहते हैं कि ये जो फर्स्ट डे कवर है इसके ऊपर जो पोस्टमार्क की डेट है वो थी जुलाई 18, 1894. यानी कि ये जो एनवेलप है ये इतनी देर से उनके ग्रैंडफादर की स्टैंप कलेक्शन में था, लेकिन इस दिन से पहले नरेटर ने इसे कभी देखा ही नहीं था, इन्हें याद ही नहीं था. The stamp was a 6-cent dull brown with a picture of President Garfield. तो इस फर्स्ट डे कवर के ऊपर जो स्टैंप थी वो इस तरह की थी, प्रेसिडेंट गॉफील्ड की स्टैंप थी और ये 6 सेंट की वैल्यू की थी और इसका कलर था डल ब्राउन. Naturally, when the envelope came to Granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. तो हमारे नरेटर कहते हैं कि नेचुरली जैसे कि सब फर्स्ट डे कवर्स के साथ होता था उसे कलेक्शन में रख लिया जाता था, खोला नहीं जाता था. तो ये एनवेलप भी बंद पड़ा था उनके दादाजी की मेल कलेक्शन, उनके दादाजी की स्टैंप कलेक्शन में पड़ा हुआ था और उस दिन नरेटर ने उसे निकालकर खोला. द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक, इट रेड. तो जो पेपर था इस फर्स्ट डे कवर के अंदर वो खाली नहीं था, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था. उसके ऊपर ये लिखा हुआ था, ये है सेंडर्स एड्रेस, 941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉय, जुलाई 18, 1894. चार्ली, ये है रिसीवर्स नेम. आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट. एंड चार्ली, इट्स ट्रू, आई फाउंड द थर्ड लेवल. I've been here 2 weeks and right now down the street at the Dallies someone is playing a piano and they're all out on the front porch singing
seeing Nellie home, and I'm invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the third level. It's worth it, believe me. तो ये जो फर्स्ट डे कवर के अंदर पेपर है उस पे ये लिखा हुआ है, ये पेपर किसको एड्रेस्ड है? चार्ली को। उस पे लिखा है कि पहले तो मैं ये विश कर रहा था कि तुम सही हो, किस बात में? कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। बाद में मुझे यकीन हो गया कि तुम सही हो, क्योंकि मुझे भी थर्ड लेवल मिल गया। आई फाउंड द थर्ड लेवल। फिर वो क्या कहता है कि मैं पिछले 2 हफ्तों से यहां पर हूं। कहां पर हूं? गेल्सबर्ग, इलिनॉय में। और अभी अभी मैं डैलीज के यहाँ पहुंचा हूं। यहाँ पे कोई पियानो बजा रहा है, मीन्स बहुत ही सुख शांति का माहौल है, सब लोग लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, लोग पियानो बजा रहे हैं, सब फ्रंट पोर्च पर इकट्ठा हो गए हैं और ये गाना भी गा रहे हैं, सीइंग नेली होम। और किसी ने उन्हें लेमनेड के लिए भी इनवाइट किया है अपने घर। तो बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छी लाइफ है। फिर वो चार्ली और लुइजा को कहते हैं कि तुम भी यहाँ पर आ जाओ, अपनी सर्च जारी रखो, तुम्हें ग्रैंड सेंट्रल पर थर्ड लेवल मिल जाएगा और उसके थ्रू तुम गेल्सबर्ग आ जाना। बहुत ही अच्छी जगह है, इट्स वर्थ इट, मुझ पर यकीन करो। ये मैसेज लिखा हुआ था इस फर्स्ट डे कवर में। द नोट इज साइंड सैम। किसने साइन किया है? सैम वीनर ने, जो कि चार्ली के साइकेट्रिस्ट हैं जो डिसअपियर हो गए थे। At the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency. तो हमारे नरेटर जिस स्टैंप एंड कॉइन स्टोर पर जाते हैं वहां पे उन्हें पता लगा कि सैम वीनर ने $800 की वैल्यू के ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी थी। That ought to set him up in a nice little hay, feed and grain business. He always said that's what he really wished he could do, and he certainly can't go back to his old business. तो राइटर कहते हैं कि उसने $800 की करेंसी ओल्ड करेंसी में एक्सचेंज की तो उसे ऑलमोस्ट $600 मिल गए होंगे। तो उतना अमाउंट उसके लिए इनफ है, उतने पैसों की मदद से वो एक अच्छा छोटा सा हे, फीड एंड ग्रेन का बिजनेस सेट कर सकता है। हे, ग्रेन एंड फीड का बिजनेस किस लिए होता है? जितने भी एनिमल्स होते हैं जैसे कि हॉर्सेस, हेन, उन सबको फीड करने के लिए जो ग्रेन्स होते हैं, हे होती है, वो सेल करने का बिजनेस। तो नरेटर कहते हैं कि सैम हमेशा से ये बिजनेस करना चाहता था, तो अब जैसे कि उन्हें पता लगा है कि वो पास्ट में पहुंच गया है, 1894 के गेल्सबर्ग में पहुंच गया है, वहां पे वो इन पैसों के साथ अच्छा छोटा सा अपना बिजनेस भी सेटअप कर लेगा, क्योंकि वो अपना पुराना बिजनेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? नॉट इन गेल्सबर्ग, इलिनॉय इन 1894। तो कहते हैं कि उसका पुराना बिजनेस गेल्सबर्ग, इलिनॉय में इन द ईयर 1894 वहां पर सेटअप नहीं हो सकता। अब बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि क्यों सेटअप नहीं हो सकता। ये मिस्ट्री का आंसर हमें अभी मिलेगा। हिज ओल्ड बिजनेस, वाई? सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट। तो कहते हैं वो अपना ओल्ड बिजनेस इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सैम का ओल्ड बिजनेस क्या था? ही वॉज अ साइकेट्रिस्ट। मीन्स वो लोगों के साइकोलॉजी और जो दिमाग की प्रॉब्लम्स है उनका इलाज करता था। तो गेल्सबर्ग, इलिनॉय 1894 में साइकेट्रिस्ट का बिजनेस वो क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि उस टाइम में किसी को ऐसी प्रॉब्लम्स ही नहीं थी। सब लोग सुख शांति से जीते थे, किसी को स्ट्रेस नहीं था, किसी को कोई प्रॉब्लम टेंशन नहीं थी, इसीलिए किसी को साइकेट्रिस्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और इसी वजह से सैम अपना ओल्ड बिजनेस वहां पर नहीं कर सकता। So students, with this we come to an end of this chapter, the third level. I hope you enjoyed it. It's an easy chapter and it just talks about time travel, how our narrator and his friend Sam travel time into the past and what are the experiences there. That's all we come to know in this chapter. So I'll take your leave now. Until we meet next, take care and goodbye.